नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की आत्मकथा, जो कि उनकी पत्नी शिवरानी जी द्वारा लिखी हुई है। प्रेमचंद्र घर में के नाम से। प्रेमचंद्र घर में प्रेमचंद्र के निधन के बाद उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा संस्मरणों की एक श्रृंखला के रूप में लिखी गई पुस्तक है। हालांकि लेखिका ने इसमें जीवनी लेखन की व्यवस्थित शैली का कोई दावा नहीं किया है, फिर भी प्रेमचंद्र की जीवनी का एक आरंभिक और प्रामाणिक स्रोत है। इसमें घरेलू संस्मरण ही अधिक है और घटनाएं या प्रसंग जिस क्रम से लेखिका को याद आते गए उसी क्रम से उसने प्रस्तुत कर दिए। एक महान और असाधारण साहित्यकार के बेहद साधारण घरेलू और सामाजिक जीवन का चित्रण इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है, जिसमें लेखक के व्यक्तित्व का नितांत मानवीय पहलू भी पाठकों के सामने उभर कर आया है। प्रस्तुत अंश में पुस्तक का 13वां अध्याय है, जिसमें शिवरानी जी देवी ने प्रेमचंद के विवादास्पद कहानी सोजे वतन का संदर्भ दिया है। प्रकाशन के बाद 1905 में किसी समय इस संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने सत्ता विरोधी पाया और उसको जब्त कर लिया था। उसकी प्रमुख बातों में लेखिका ने ईमानदारी के साथ यह भी स्वीकार किया है कि प्रेमचंद के रचनाकार व्यक्तित्व के सानिध्य में क्रमशः उनकी रचना क्षमता का भी विकास हुआ है और लेखक होने के दैनंदिन अनुभवों के अवसर पर उन्होंने साथ साथ यह भी महसूस किया है। शिवरानी जी लिखते हैं, मेरे आने से पहले ही आपकी साहित्यिक सेवा जारी थी। आपका पहला उपन्यास कृष्णा प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास प्रेमा भी निकला, जिसका नाम आगे चलकर विभव हो गया। मेरी शादी के 1 वर्ष बाद आपका कहानी सोजे वतन प्रकाशित हुआ। उन पर मुकदमा भी चला। वहाँ के कलेक्टर ने आपको बुलाया और आज्ञा दी कि दोबारा आप लिखे नहीं और सारी प्रतियों को आपसे मंगवा लिया। आपको दौरे का आर्डर मिला। रात भर बैलगाड़ी पर चलने के बाद आप कुल पहाड़ पहुँचे। आप उसी दिन घर आने वाले थे। दूसरे रोज़ मेरे पास पहुँचे तो मैंने पूछा, आप कल कहाँ गए थे? तो आपने कहा, बताता हूँ, बड़ी परेशानी में पड़ गया था, कल सारी रात चलता रहा। तो मैं बोली, क्या हुआ? आप बोले, सोजे वतन के सिलसिले में सरकार ने मुझे बुलाया था। आप बोले, कलेक्टर ने उसी सिलसिले में मुझे बुलाया और गया तो देखा कलेक्टर की मेज़ पर सोजे वतन की कॉपी पड़ी हुई है। कलेक्टर ने पूछा, यह तुम्हारी ही लिखी हुई? तो मैंने हाँ कहा। उसने पढ़कर सुनाया। सुनने के बाद वह बोला, अंग्रेजी राज में ना होते तो तुम्हारे हाथ कटवा लिए जाते। तुम्हारी कहानियाँ विद्रोह फैला रही हैं। जितनी कापियाँ हैं मेरे पास भेज दो और आइंदा कभी लिखने मत बैठना। वह बोले, यह कहो कि सस्ते छूटे। मेरा ख्याल था कि कोई बड़ी आफत आएगी। तो फिर आप लिखना बंद कर देंगे? ऐसा मैंने पूछा। लिखना नहीं बंद करूँगा, कोई उपनाम लिखना पड़ेगा। खैर, इस वक्त तो बात टली, पर मैं सोचती रही, ये क्या हो गया? बोले, यह हमेशा की बात है। जब सरकार किसी पुस्तक को जब्त करती है तो उसके खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, महज यह देखने के लिए कि आखिर उसमें क्या है। शादी से पहले मेरी रुचि साहित्य में नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं जानती थी उसके बारे में। पढ़ी लिखी भी मैं ना के बराबर थी। कानपुर से सोजे वतन का पार्सल आया, एक कॉपी रख ली, बाकी मजिस्ट्रेट को वापस कर दी। उन दिनों ही सारा समय काटते और रचनाएं सुनाते। उनके साथ ही रहकर मुझे साहित्य में कुछ रुचि हुई। शिवरानी देवी लिखती हैं कि सुबह का समय वह लिखने के लिए रहते। जब मैं उनके साथ रहती तो कुछ सुनाने का आग्रह करती। जब वे दौरे पर जाते तब भी सुबह ही लिखते। इस तरह मुझे उनके साहित्य में साहित्यिक जीवन का सहयोग मिला। जब वे दौरे पर होते मैं दिन भर किताबें पढ़ती रहती। इस तरह मेरा भी साहित्य में प्रवेश हुआ। उनके घर पर रहने पर मुझे पढ़ने की आवश्यकता न प्रतीत होती। मुझे भी इच्छा होती कि मैं भी कहानी लिखूं। हालांकि मेरा ज्ञान नाम मात्र का था, पर मैं इसी कोशिश में रहती कि किसी न किसी तरह कोई कहानी लिख डालूं। उनकी तरह तो क्या लिखती, पर मैं लिख लिख कर फाड़ती। उन्हें दिखाती भी नहीं। हाँ, उन पर जब कोई आलोचना निकलती तो वो मुझे सुनाती। उनकी अच्छी आलोचना प्रिय लगती। काफ़ी देर तक यह खुशी रहती। मुझे यह जानकर गर्व होता कि मेरा पति यह लिखता है कि उसकी आलोचना होती, वो भी अच्छी। जब किसी की कोई कड़ी आलोचना निकलती तब भी वे मुझे बड़े चाव से सुनाती और मुझे बुरा लगता। मैं इसी तरह कहानियाँ लिखती और फाड़ देती। बाद में गृहस्थी में पढ़कर कुछ दिनों के लिए मेरा लिखना छूट गया। हाँ, कभी कोई भाव आता तो उनसे कहती, इस पर वो कहते कि कोई कहानी लिखो। वे ज़रूर उस पर कहानी लिखते। वर्षों बाद 1913 के लगभग उन्होंने हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया। किसी कहानी का अनुवाद करते करते किसी का उर्दू में लिखते, किसी का हिंदी में। मेरी पहली साहस नाम की कहानी चांद पत्रिका में छपी। मैंने वह कहानी उन्हें दिखाई नहीं। चांद में
आपने देखा। ऊपर आकर मुझसे बोले, अच्छा आप कहानी लेखिका बन गई हैं। फिर बोले, यह कहानी ऑफिस में मैंने देखी। ऑफिस वाले पढ़ कर खूब हंस रहे थे। कईयों ने मुझ पर संदेह किया। तब से जो कुछ मैं लिखती उन्हें दिखा देती। हाँ, यह ख्याल जरूर मुझे रहता कि कहीं मेरी कहानी उनके अनुकरण पर न जा रही हो, क्योंकि मैं लोकापवाद से डरती थी। एक बार मैं डॉक्टर एनी बेसेंट की लिखी हुई एक किताब आप गोरखपुर से लाए। वह किताब मैंने आपसे पढ़ने के लिए मांगी तो आप बोले, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। मैं बोली, क्यों नहीं आएगी, मुझे दे दीजिए। मैं उसे 6 महीने तक पढ़ती रही, रामायण की तरह उसका पाठ करती रही। उसके एक एक शब्द को मुझे ध्यान में चढ़ा लेना था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। मैं उस किताब को ख़त्म कर चुकी थी तो उनके हाथ में देते हुए बोली, अच्छा आप इसके बारे में पूछिए, इसे मैं पढ़ गई। आप हंसते हुए बोले, अच्छा। मैं बोली, आपको बहुत काम करते रहने पर भी मैं बेकार रहती हूँ, तो मैंने पूरी किताब पढ़ ली। मेरी कहानियों का अनुवाद अगर किसी और भाषा में होता तो आपको प्रसन्नता होती। हाँ, उस समय हम दोनों को बहुत बुरा लगता जब दोनों से कहानियाँ मांगी जाती, या जब कभी प्लाट ढूंढने के कारण मुझे नींद न आती तो वे कहते, तुमने क्या अपने लिए एक बला मोल ले ली, आराम से रहती थी या फिजूल का एक झंझट खरीद लिया। मैं कहती, आपने नहीं बला मोल ले ली, मैं तो कभी कभी लिखती हूँ, आप तो दिन रात लिखते रहते हैं। आप बोले, तो उसकी नकल तुम क्यों करने लगी। हमारी इच्छा है, मैं मजबूर हूँ। आदमी अपने भावों को कहाँ रखे। किस्मत का खेल कभी नहीं जाना जा सकता। यह बात वे होते तो आज और ही बात होती। पढ़ना लिखना उनका ही काम था। मैं यह नहीं लिख रही हूँ, बल्कि शांति पाने का एक बहाना ढूंढ रही हूँ। 20 वर्षों की पुरानी बातों को याद करके मेरा दिल बैठा जाता है। मेरे बस में है ही क्या। हाँ, पहले बातों को सोच सोच कर मुझे नशा हो जाता है। उस नशे से कोई उत्साह नहीं मिलता, बल्कि एक तड़पन सी पैदा होती है। आप बीती बातें याद करके मन बहला लेती हूँ। प्रेमचंद्र के विशाल व्यक्तित्व को समझने के लिए यह बात समझी जा सकती है कि प्रेमचंद्र जी की संगति का ही असर था कि जो उनकी पत्नी शिवरानी जी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी साहित्य की ओर उनकी रुचि हुई और वह लेखन कार्य में तत्पर हुई। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तमाम लोगों ने कलम चलाई है। खुद उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी। एक जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी लिखी है, प्रेमचंद घर में। इसी के प्रमुख अंश हैं। पत्नी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में का पहली बार प्रकाशन 1944 में हिंदुस्तानी पब्लिशिंग हाउस 19 से हुआ और 1952 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। आज इसका जो संस्करण उपलब्ध है उसे रोशनाई प्रकाशन ने सन 2005 में प्रकाशित किया था। इस संस्करण की एक विशेषता यह है कि इसमें उनके नाती प्रबोध कुमार ने अपनी नानी के बारे में बताया है कि वह उनसे लिखवाती थी। यह काम कैसे और किस तरह सक्रिय हुआ, इस बात से पता चलता है शिवरानी जी लगभग रोज़ अपनी किताब के कुछ पन्ने मुझसे पढ़वाती और बीच बीच में टोक कर कह देती, कहीं कोई शब्द 2 बार या वाक्य 2 बार तो नहीं आ गया, और इतना होता तो वह फेर बदल करवाती। मुझे कभी पूरा पन्ना अपने हाथों से लिखना पड़ता और इस काम में कई महीने लग गए। दरअसल कई प्रकार के गतिरोध आते रहे और शिवरानी जी उनमें व्यस्त हो जाएं। खासकर जब उनकी बेटी अर्थात प्रबोध कुमार की माँ कमला देवी का जिक्र आता तो शिवरानी जी पढ़वाना रोक उन्हें पत्र लेखन में लगवा देती। यह बेटी कमला उनकी बड़ी संतान थी। प्रबोध कुमार को यह भी नानी नहीं बताया था। प्रबोध नाम मुंशी प्रेमचंद का ही रखा हुआ है। यह वही प्रबोध कुमार है जिनके पिता वासुदेव प्रसाद श्रीवास्तव 1942 के आंदोलन में जेल चले गए और इनके बड़े भाई विनोद कुमार बनारस में नानी के साथ रहने लगे। यह संस्मरण बताता है, महात्मा गांधी की मृत्यु के उपरांत बनारस में एक शोक सभा हुई जिसमें शिवरानी जी प्रबोध कुमार के साथ भी मंच पर बैठी थी। वही कमला प्रति त्रिपाठी को शिवरानी देवी ने अभद्र व्यवहार के लिए डांट दिया। प्रबोध कुमार ने यह भी जाहिर किया कि शिवरानी अपना लोकप्रिय और लेखकीय नाम शिवरानी देवी प्रेमचंद्र ही मानती थी। वह साफ शब्दों में कहती हैं, इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उन महान आत्मा की कीर्ति को फैलाना नहीं है, जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। वह यह कहती हैं कि यदि पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद्र साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी तो उनकी लेखनी सफल हो जाएगी। यदि आपने प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ी हैं तो इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप अनेक रचनाओं की जड़ों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रेमचंद ने पत्नी को अपने बचपन के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। प्रेमचंद की कहानियां सुनने का काम पहल उनकी दादी ने किया।
बचपन में वह गुल्ली डंडा खूब खेलते थे। इस खेल के प्रति उनमें लगाव बहुत बाद तक बना रहा। जरा याद कीजिए उनकी कहानी गुल्ली डंडा, जिसमें इन सब खेलों सब में उसने गुल्ली डंडा को राजा बताया था। हंस में गुल्ली डंडा फरवरी 1933 में प्रकाशित हुई। गुल्ली डंडा ही की तरह उन्हें पतंग का भी बड़ा चाव रहता था। वह खुद कहते हैं, उन्होंने मुझे पतंग उड़ाने का शौक था, मगर पास में पैसे ना थे। विजय बहादुर और मैं बाले मियाँ के मैदान की ओर जाते, वहाँ कनकइयों को देखते रहते। जो कनकइया टूटी और दौड़ कर उसको ले लिए। प्रेमचंद की यह विशेषता कि वह अपनी इस पुस्तक में अनावश्यक विस्तार में कहीं नहीं जाती हैं, शिवरानी देवी की प्रमुख विशेषता है। जब तब रचना संदर्भ में जरूर सूत्र देती चलती हैं। प्रेमचंद के जरिए ही वह जान पाती हैं कि मुझे जब छुट्टी मिलती है तंबाकू वाले की दुकान पे चला जाता हूँ, क्योंकि घर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वही मुझे लिखने का शौक हुआ। मैं लिखता और फाड़ता, लिखता और फाड़ता। कभी कभी मेरे पिताजी हुक्का पीते पीते मेरी कोठरी में आते और कहते, नवाब कुछ लिख रहे हो? मैं शर्म के मारे गड़ जाता, मगर इस विषय पर पिताजी की कोई दिलचस्पी ना थी, क्योंकि उन्हें अपने काम से भी छुट्टी नहीं थी और वो इस बात में रुचि भी नहीं रखते थे। मैं रात को चाहे जहाँ रहूँ, इससे उन्हें कोई बहस नहीं थी। प्रेमचंद्र जी को रामलीला का बड़ा ही शौक था। वह लक्ष्मण, सीता और राम को बहुत ही मानते थे। बकौल प्रेमचंद मेरे पास उस समय जो भी चीज़ रहती मैं सब ले जाता और राम जी के चरणों में चढ़ा देता। शिवरानी ने प्रेमचंद्र की भाषा को ज्यों का त्यों रखा है। यहाँ बचपन की स्मृतियाँ इतनी मार्मिक हैं कि बरसों बाद भी रामलीला जैसी कहानी प्रेमचंद्र ने लिख दी। कहानी में वैष्णव द्वारा महफिल में वसूली के प्रयास का प्रकरण और आबादी जान व चौधरी साहब के संवाद में हिसाबबाजी खुलती है तो दुनियादारी की कलई खुल जाती है। अनेक प्रसंगों में अपने पिता की खूब आलोचना भी करता है, जो पिता पुलिस होने का दंभ भरती और आरती में कुछ न चढ़ाते और आबादी जान को एक असर भी चढ़ाते। यह लेखक को बर्दाश्त नहीं होता। यह पुस्तक मैं बोली आप बोले का संवाद भर भी नहीं है। यह प्रेमचंद्र स्वीकार करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आज ही तुम्हारे साथ मेरी शादी पहले हुई होती तो मेरा जीवन कुछ और होता है। पहले विवाह से प्रेमचंद्र जी ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बिल्कुल देखा तक नहीं। मेरे पिता को, वो कहते हैं, मेरे पिता को मालूम था मेरी बीवी बहुत बदसूरत है। बेहाई की हरकत उन्होंने बाहर ही देख ली। यह मेरी शादी चाची के पिता ने ठीक की थी। पिताजी चाची से बोले, लाला जी ने मेरे बेटे को कुएं में ढकेल दिया। अफसोस मेरा गुलाब सा लड़का और उसकी यह स्त्री, मैं तो इसकी दूसरी शादी करूँगा। तब मैं 30 रुपए का कमा लेता था और 10 रुपए ट्यूशन से भी पा जाता था। शिवरानी जी से प्रेमचंद्र जी की दूसरी शादी थी और शिवरानी जी की भी दूसरी शादी थी। वह बाल विधवा थी। प्रेमचंद्र जी ने एक इश्तहार में इनके पिताजी का विज्ञापन देखा और अपने घर वालों की अनुमति के बगैर ही शिवरानी जी से शादी किया। शिवरानी जी बताती हैं, प्रेमचंद हरदम काम करते रहते, जैसा काम करने के लिए ही पैदा हुए हों। वह रात भर पढ़ते और जिस वक्त शिवरानी सो रही होती वह उनके कई काम कर डालते। प्रेमचंद्र जी की खास बात है कि उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया। यह बात भी शिवरानी जी द्वारा उनकी आत्मकथा में पता चलता है। वह कहते हैं कि कन्यादान जीवित वस्तुओं का नहीं होता है, निर्जीव वस्तुओं का होता है। अगर जीवित वस्तुओं में होता है तो सिर्फ गौ का होता है। मैं बेटी का कन्यादान नहीं कर सकता। अगर तुम्हें करना हो तो करो, यह बात मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जिस काम का मन न होता उसे वह बिल्कुल न करते। 25 वर्ष की सरकारी नौकरी छोड़ने का फैसला गांधीवादी विचार का ही प्रभाव था, जिसमें शिवरानी जी देवी की भी सहमति थी। शिवरानी के साथ प्रेमचंद्र का बर्ताव बड़ा दोस्ताना था। वह उनके लिए कोई काम भी कर देते, स्त्री पुरुष का भेद न रखते। देखिए, जब मैं खाना पका चुकी होती वह मुझे लिए हुए अपने कमरे में जाते, मुझे पढ़ने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ देकर आप लिखना शुरू कर देते। लीडर मुझे रोज़ पढ़कर सुनाते, हिंदी अनुवाद कर मुझे सुनाते, जिसमें मैं अंग्रेजी ना जानने की चिंता ना करूं। मैं कभी उर्दू और अंग्रेजी ना पढ़ पाने के कष्ट का अनुभव करती। मुझे शहर में ही अगर कहीं जाना होता तो मेरे साथ तक जाते, दरवाजे तक मुझे पहुंचा कर वापस आते। पत्नी का नाम प्रिय रानी संबोधन से लिखते पत्र उनके बड़े सहज हैं। इस आत्मकथा में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र के बहुत से राज बताए हैं। वह बताती हैं, अंतिम दिनों में उनको देखकर उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी चोरी का एक हाल बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मित्र की शादी में बहुत कुछ धन दिया है, वो भी तुमसे छिपाकर, और जो तुम जानती हो उससे अधिक छिपाकर मैंने उसके लिए जेवर और कपड़े भी बनवाए हैं, और वह सब मैंने चोरी से अदा किए।
बात यहीं तक न थी, शिवरानी को यह मालूम था कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बाद एक औरत रख रखी थी, जिसका जिक्र उन्होंने जब शिवरानी देवी से बताया तो उन्होंने कहा कि यह बात मुझे मालूम है। और हंस का बंद होना उनको बहुत ज़्यादा दर्द दे गया। हंस और जागरण के काम में वे हमेशा व्यस्त रहते थे और उन्हें ये बात हमेशा याद रहती कि बेटी को आम पसंद है और आम के मौसम में आम अपनी बेटी के पास पहुंचवाकर ही वह खुश होती। पति के जाने के बाद का एहसास बड़ा मार्मिक होता है। एक जीवन साथी की वेदना को शिवरानी देवी ने अपनी कलम के द्वारा बहुत उत्कृष्ट रूप में उभारा है। पति को याद करते हुए शिवरानी जी जो बातें प्रेमचंद के बारे में, उनके व्यवहार और प्रवृत्ति या विचार के बारे में बताती हैं, उनमें भी कथा चरित्रों का बीज व्यवहार खुलता है। शिवरानी जी ने एक प्रसंग महोबा का लिखा है। वहाँ किसी भी अफसर के माथे पर तिलक लगाकर रुपया देते थे। प्रेमचंद ने उनसे दही अच्छत तो लगवा लिया पर पैसा नहीं लिया। शिवरानी ने रोजमर्रा की सहज सरल निष्कंठ बातों को प्रेमचंद जैसे साकार मूर्ति का अपनी कथा में विवेचन किया है। आंखों देखे व्यवहार प्रेमचंद के लिए प्रायः कहानी के विषय बने हैं। इस प्रसंग में शिवरानी और प्रेमचंद में वाद विवाद भी हो जाता था। शिवरानी से इस बारे में चर्चा करते और बेटों वाली विधवा को उन्होंने अपने घर की एक नौकरानी के ऊपर लिखा था, जिसके बेटे होते हुए भी वह काम करने के लिए उनके घर में मजबूर थी। प्रेमचंद घर में अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जहाँ प्रेमचंद हम मजदूरों के पक्ष में खड़ा पाते हैं। उनकी संगति का असर ही था कि शिवरानी देवी भी साहित्य की ओर अग्रसर हुई। जब प्रेमचंद घर में होते तो वह उनसे कुछ पढ़ने का आग्रह करती। प्रेमचंद के प्रभाव से ही वह आंदोलनकारी बनी और जेल भी गई। प्रेमचंद घर में लिखते हुए शिवरानी स्मृति के महत्व को रेखांकित करना नहीं भूलती। उन्होंने लिखा है, मेरे स्वामी ने कहा था, स्थायी चीज स्मृति ही होती है और कुछ नहीं। पुस्तक में दैनिक संवाद से उभरती हुई महत्व की बातें इसलिए कदम कदम पर उतरती चली गईं। कहानी चाहे मोटेराम शास्त्री हो या अन्य कोई प्रकाशन, चाहे वह गोदान ही क्यों ना हो। शिवरानी से बातचीत के दौरान प्रेमचंद अनेक ऐसी बातें कह जाते जो उनके जहन में अटकी रह जाती। जैसे एक बार उन्होंने कहा, जिस आदमी का कर्तव्य होता है उसे वह समझ लेना चाहिए, आराम और तकलीफ कुछ नहीं होती। शिवरानी को इस बात की अखरन बहुत रहती थी कि वह उस महान आदमी को पहचान न सकी। खुद में ही कमी बताते हुए वह कहती हैं, महान आत्माओं को पहचानने के लिए अपने में जोर चाहिए, ताकत चाहिए। मैं तो अपने पागलपन में मस्त थी। मैं तो उन्हीं चीज़ों को अपना समझती थी। उनके समान भला मैं कैसे हो सकती हूँ। प्रेमचंद के गुजर जाने के बाद कई मित्रों ने शिवरानी देवी को हंस बंद करने की सलाह दे डाली, पर उनका मन न माना। उन्होंने कहा, भाई मैं इसको नहीं छोड़ सकती। मेरे पति पिता होकर हंस को न छोड़ सके तो मैं माँ होकर कैसे छोड़ दूँ। माँ शायद बेकार और निकम्मे बेटों को ऐसी हालत में जब उसका पिता ना हो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। यही हालत मेरी और हंस की है। दरअसल वह प्रेमचंदमय हो चुकी थी। जीते जी चाहे जो उनसे कहती, फिर लड़ती, वाद विवाद करती, उनके जाने पर मैं अधिक उनकी हो गई। तो इस तरह आप लोगों ने सुना शिवरानी जी देवी द्वारा लिखा हुआ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी प्रेमचंद घर में के कुछ प्रमुख अंश। उम्मीद करती हूँ आपको यह अवश्य पसंद आए होंगे। मित्रों, यह अत्यंत ही विस्तृत जीवनी है जो कि उनकी पत्नी द्वारा लिखी हुई है, पर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रमुख परीक्षोपयोगी तथ्यों को ही रखा है। आशा है कि आपको यह पसंद आएंगे। तो फिर मिलेंगे नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।